अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, एहतसाब के नारे पर इक़्तिदार में आने वाली तहरीक इंसाफ की हुकूमत नैब की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं है। वज़ीर आज़म बारहा ख़ुद भी इस बात का इजहार कर चुके हैं, जबकि वफाकी वज़रा भी ये कह चुके हैं कि नैब जो है ये तवक्कुआत के मुताबिक फ़राइज़ सर अंजाम नहीं दे रहा है। दूसरी तरफ अपोजिशन जमातें नून लीग और पीपल्स पार्टी तो नैब को काला कानून और इसको ख़त्म करने ही की बातें करती हैं। हुकूमत ने गुज़श्ता साल दिसंबर में नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी किया, जिसमें नैब के इख्तियारात महदूद कर दिए गए थे। बड़ी तनकीद हुई हुकूमत पर कि हुकूमत ने नैब को टूथलेस कर दिया है। हुकूमत की जानिब से जारी इस ऑर्डिनेंस की मियाद गुज़श्ता माह की 26 तारीख को ख़त्म हो गई, जिसके बाद ज़ाहिर है नैब को एक बार फिर से पहले वाले इख्तियारात हासिल हो गए। लेकिन कहा यह जा रहा है, हुकूमत भी कहती है कि हम अपोजिशन की मुशावरत के साथ नैब कवानीन में तरमीम करना चाहते हैं, लेकिन इस बारे में कोई ठोस इक़दाम अभी तक सामने नहीं आया। हुकूमत नैब कवानीन में क्या तब्दीलियाँ चाहती है? क्या नैब को पहले से ज़्यादा मजबूत किया जाएगा या और कमज़ोर कर दिया जाएगा? इस पर हमने आज बात करनी है। दूसरी तरफ हर थोड़े अरसे के बाद 18वीं तरमीम का मामला उठा दिया जाता है और इसको लेकर अपोजिशन और हुकूमत में लफ्ज़ी जंग छिड़ जाती है। आखिर 18वीं तरमीम की वो कौन सी शिक्कें हैं जिनसे हुकूमत मुतमईन नहीं है और इन्हें तब्दील करना चाहती है? हुकूमत का असल मसला NFC अवार्ड है या फिर 18वीं तरमीम है? सदर मुमलिकत की जानिब से कौमी मालियाती कमीशन की तश्कील पर भी अब कानूनी तौर पर सवालात उठाए जा रहे हैं। सिंध हुकूमत ने कौमी मालियाती कमीशन की तश्कील पर एतराज़ लगाते हुए कहा है कि NFC के लिए अरकान का तकर्रुर जो है ये आइन से मुतसादिम और नाकाबिल कबूल है। मुशीर ख़जाना कौमी मालियाती कमीशन की सदारत नहीं कर सकते। इस कानूनी नुक्ते पर वफाकी हुकूमत का क्या मौक़िफ़ है और बहुत से सवालात मेरे साथ आज प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं वफाकी वज़ीर कानून बैरिस्टर फ़रोग़ नसीम साहब। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया फ़रोग़ नसीम साहब, आपने मुझे वक्त दिया प्रोग्राम के लिए। फ़रोग़ साहब, नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस 2019 जब नाफिज हुआ, जैसे कि मैंने अपने इंट्रो में भी कहा, बड़ी तनकीद हुई कि नैब को टूथलेस कर दिया गया है, नैब के इख्तियारात को ख़त्म कर दिया गया है। और हमें जो मकसद बताया जाता था वो ये था कि नैब ऑर्डिनेंस का बुनियादी मकसद ब्यूरोक्रेट्स में एतमाद पैदा करना, उन्हें हौसला देना ताकि वो अपना काम कर सके, अपने फ़राइज़ अंजाम दे सके, फ़ाइलों का ना दबाएं। लेकिन एक बार फिर से हम देख रहे हैं कारोबारी तबके में, सियासतदानों में, ब्यूरोक्रेट्स में खलचल मच गई है जब से इसकी मियाद ख़त्म हो गई है, क्योंकि ज़ाहिर नैब को फिर से वो इख्तियारात हासिल हो गए हैं। अब नए नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस की तैयारी किन मराहिल में है? क्या हुकूमत और अपोजिशन में नैब ऑर्डिनेंस को बाकायदा कानून में बदलने पर बातचीत हुई है या फिर से अपोजिशन रिलक्टेंट है इस पर बात करने को? बड़ा इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट सवाल आपने किया है। और जब ये ऑर्डिनेंस आया था और उस वक्त अपोजिशन से जो हमारी डिस्कशन था, जितनी भी मीटिंग्स हुई थी, तो अपोजिशन की एक लंबी चौड़ी लिस्ट थी और काफ़ी कुछ ऐसा भी तासुर था कि ऑर्डिनेंस के अलावा भी अपोजिशन जो है वो बहुत सी ऐसी चीज़ें हुकूमत से मनवाना चाहती है। और ये ऑर्डिनेंस के सामने बड़े एहतराम के साथ ही बात की गई थी कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हम नहीं कर सकते। मसलन जैसे कि नैब को हम टूथलेस नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कमीशन जो है वो हर तरह से कुछ इस तरह हो जाए कि एक चेयरमैन की पावर जो है वो एक ब्रॉड बेस्ड कमीशन के पास आ जाए, फिर अरेस्ट की जो पावर्स हैं चेयरमैन की, उस पे कोई ऐसा उसको बिल्कुल उठा के फेंक दिया जाए। और बहुत सी ऐसी डिटेल्स हैं समझे जिसके बारे में बड़े लंबे चौड़े डिस्कशंस हुए और फिर इन दी एंड गवर्नमेंट का सेंस यही था कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हम नहीं कर सकते। और फिर जो बिजनेसमैन के लिए, ब्यूरोक्रेट्स के लिए, यानी होल्डर्स ऑफ पब्लिक ऑफिस भी उसमें आ गए, पॉलिटिशियंस भी आ गए कि ऐसी किसी पे नैब कार्रवाई ना करे जिस पे सिर्फ और सिर्फ कोई प्रोसीजरल लैप्सेस हैं। लेकिन हुकूमत ने तो नेक नियति में वो ऑर्डिनेंस पास किया। थोड़ी सी कोऑपरेशन जो थी वो अपोजिशन की तरफ से नहीं थी, ये आराम से एज एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट पास किया जा सकता था उस वक्त। लेकिन इसके समझिए कि जब ये इसकी एप्लीकेशन थी और जब ये ऑर्डिनेंस चल रहा था तो ये मुतअद्दिद बार मैंने अपोजिशन से रिक्वेस्ट की कि कम से कम आप इस पे मान जाएं और इसके अलावा कोई और चीज़ होगी तो इस पे फिर हम मज़ीद अमेंडमेंट कर सकते हैं। और शायद अपोजिशन के जहन में था कि ये कोई एक मौका अच्छा है, बस ये मौका मिलेगा, इसके अलावा कोई मौका नहीं मिलेगा,
तो अब इन दी एंड हुआ ये कि ना ये मिला ना कुछ और मिला, अब ये ऑर्डिनेंस भी लैप्स कर गया है। और प्रॉब्लम सारी ये है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इसकी ममानियत करता है कि कोई भी ऑर्डिनेंस दोबारा से री एनेक्ट नहीं हो सकता। अच्छा। किसी ज़माने में रीएक्टमेंट पुराने ज़माने में होता था, रीएक्टमेंट पुराने ज़माने में होता था ऑर्डिनेंस का, जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट्स दिए 90s में, और उनका ऑर्डिनेंस को रीएक्टमेंट आप नहीं कर सकते। और 18वीं तरमीम के बाद तो ये बिल्कुल रास्ता जो है, जो हमारे बड़े ज़बरदस्त अच्छे इंटेलिजेंट लोग हैं जिन्होंने 18वीं तरमीम बनाई, ये भी रास्ता बंद कर दिया उन्होंने कि ऑर्डिनेंस जो है उनको रीएनेक्ट नहीं किया जा सकता। तो अब ऐसी सिचुएशन में कोविड-19 आपके सामने है, दूसरे चैलेंजेस इतने सामने हैं, ऑपोजिशन से अभी भी जो भी डिस्कशन या पार्लीज हुई थी उसमें भी कंसेंसस गवर्नमेंट का और अपोजिशन का नहीं है। जितनी एक लंबी चौड़ी लिस्ट है हम उसको नहीं मान सकते नैब की अमेंडमेंट्स की। ये नहीं हो सकता कि नैब को रिपील कर दिया जाए, ये नहीं हो सकता कि नैब को टूथलेस कर दिया जाए, ये नहीं हो सकता कि चेयरमैन नैब की पावर्स कंप्लीटली ख़त्म कर दी जाएं। ये तमाम चीज़ें नहीं हो सकती। ये हुकूमत ये नॉन स्टार्टर है ये तमाम चीज़ें। तो अभी नया मुसव्विदा बन रहा है, काम हो रहा है इस पर, पुराने वाले ही चीजें उसमें ऐड करेंगे, क्या करेंगे? मैं आपको बताऊं शाजिया साहबा, हुआ ये था कि मैंने उसको बनाना शुरू किया। हाँ। कुछ मेरे जहन में बातें थी, कुछ बनाना शुरू किया, मीडिया में जाली मुसव्विदा चल गया। हाँ। किसी ने जाली मुसव्विदा चला दिया, तमाम चैनल्स में चला दिया कि जी ये मुसव्विदा तैयार है, और बाज़ हुकूमत के बाज़ अपोजिशन के किन किन पे इल्ज़ाम दे दिया। तो मैंने फिर थोड़ा सा इसको कंसल्ट किया, प्राइम मिनिस्टर साहब भी भाई हैं हमारे, वो भी उनको भी एतमाद में लेके फिर मैंने तो फिर ये काम फिलहाल तो रोक दिया है। अब ये ईद के बाद फिर इसको अब देखेंगे कि अब इसको, मतलब कि मैं पूछना ये चाह रही, चेंजिंग्स आप करेंगे या एज इट इज पहला जो था उसमें जो पॉइंट्स थे उन्हीं को शामिल करेंगे, या कुछ चेंजिंग्स के साथ नया लेके आ रहे हैं? देखें, जो हम ऑर्डिनेंस लेके आए थे और उसका जब हमने एप्लीकेशन देखा तो बहुत सी कुछ चीज़ें ऐसी थीं कि बाज़ लोगों ने उसका एक गलत फ़ायदा भी उठाया जो कि इंटेंडेड नहीं था, तो उसको भी ठीक करने की ज़रूरत है। क्योंकि देखिए कोई भी कानून होता है ये इर्तिका के मरहले से चलता है, उसकी एवोल्यूशन होता है। हालांकि उसके अंदर जो उसकी लैंग्वेज थी वो बड़ी क्लियर थी, उसके वो इंटरप्रिटेशन नहीं हो सकता था जिस तरह लोगों ने उसका फ़ायदा लेना चाहा। लेकिन बहरहाल इसमें क्लैरिटी फ़िलहाल नहीं है कि नैब का जो ऑर्डिनेंस है अमेंडमेंट वो किस तरह होगा, किस तरह नहीं होगा। मेरे ख्याल में तो अगर महीना 2 महीने लगते हैं, जो खौफ था ब्यूरोक्रेसी में, सियासतदानों में, तो कारोबारी तबके में, इसका मतलब 2 महीने उन्हें तंग होना पड़ेगा। ज़ाहिर है हुकूमत भी इससे सेटिस्फाइड नहीं थी, प्राइम मिनिस्टर साहब भी कहते हैं कि ब्यूरोक्रेसी को तंग ना किया जाए, इसका मतलब वो अरसा उन्हें बर्दाश्त करना पड़ेगा, ये समझा जाए। मैं एक आपके इस प्रोग्राम में, और माशाल्लाह आप सफ़े अव्वल की एंकर हैं, आपके इस प्रोग्राम में एक गुजारिश करूंगा कि थोड़ा सा मीडिया भी एक मेहरबानी ये करे कि मीडिया के जो सफ़े अव्वल के एंकर आपकी तरह के हैं और सारे लोग हैं, मीडिया एक बड़ा अहम पिलर ऑफ द स्टेट है। देखिए, पिलर ऑफ द स्टेट अगर नहीं है तो मैं ये बात नहीं करता। तो मैं अगर मीडिया से, हमारे दोस्तों से रिक्वेस्ट ही करूं कि मीडिया जो है एक मुसव्विदा, एक पॉइंट्स पे कंसेंसस मीडिया भी ले। क्योंकि देखिए होता ये है कि मैं या आप या हम कोई एक प्रपोजल दें तो बाज़ सेगमेंट ऑफ द मीडिया डजंट लाइक इट, बाज़ लोग उसको समझते हैं कि अच्छी चीज़ है, बाज़ कहते हैं बुरी चीज़ है। तो ये थोड़ा सा इस इशू पे मीडिया को भी हमारा साथ ये देना पड़ेगा, क्योंकि मीडिया एक अहम पिलर ऑफ द स्टेट है, फोर्थ पिलर ऑफ द स्टेट है। जैसे एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेचर है, जुडिशरी है, मीडिया इज नाउ द फोर्थ पिलर ऑफ द स्टेट। और मीडिया कंसेंसस से ये हमें बताए कि मीडिया, मेजॉरिटी मीडिया का कंसेंसस ये है, तो उससे फिर हमें एक बड़ी आसानी होगी नैब के अमेंडमेंट्स। अच्छा फरूक नसीम साहब, काफ लीग आप लोगों की हुकूमत के इत्तेहादी नैब ने जो चौधरी बरादरान के खिलाफ इंक्वायरी शुरू की हैं, काफ लीग अदालत पे चली गई कि भाई 20-20 साल 30-30 साल पुराने आप केसेस खोलना ये गैर कानूनी है। क्या उनका ये पॉइंट जस्टिफाइड है? ऐसे तो फिर नवाज शरीफ साहब के खिलाफ जो मुकदमात हैं वो तो इससे भी ज्यादा पुराने हैं, तो ये कोई जस्टिफिकेशन है उनकी? इस तरह तो बहुत से लोगों को फिर रिलीफ मिलना चाहिए।
अब थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लमेटिक इशू है, इतना आसान नहीं है। एक तरफ तो नैब का जो कानून है जो 99 में बना था, वो नेचुरली इस हुकूमत ने नहीं बनाया। उसने इसकी कट ऑफ डेट जो है मिड 80s की दी हुई है, कट ऑफ डेट जो है वो मिड 80s की दी हुई है। और साथ साथ फिर एक जनरल प्रिंसिपल है क्रिमिनल लॉ का, वो ये कहता है कि अगर पुरानी कोई चीज़ है, स्टेल है, तो उसको इस तरह टेम्पर नहीं किया जा सकता। लेकिन जैसे मैं आपके प्रोग्राम में पहले भी किसी वक्त ये कह चुका हूँ, आज दोबारा रिपीट करता हूँ कि जहाँ तक क्यू लीग का ताल्लुक़ है या फॉर दैट मैटर किसी ऑपोजिशन के आदमी का, औरत का ताल्लुक़ है, तो उसका नैब ने अगर कोई कार्रवाई की है उसका हुकूमत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। सही। और उसकी जीती जागती मिसाल यही है कि क्यू लीग तो हमारे भाई हैं, हमारे एलाइज हैं। तो नैब जो है दरअसल एक इंडिपेंडेंट इदारा है, ना वो हुकूमत की सुनता है ना किसी की सुनता है। और ये अच्छी चीज़ है, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई बुरी चीज़ है, लेकिन नैब के यहाँ भी कोई चीज़ आइडियल नहीं है, नैब को भी इम्प्रूवमेंट करनी है। लेकिन नैब की ज़रूरत है, इस मुल्क में ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि नैब को स्क्रैप कर देना चाहिए। बहुत सा अच्छा काम भी नैब ने किया है, उनके चेयरमैन साहब ने भी किया है, प्रोसिक्यूटर जनरल ने भी अच्छे काम किए हैं, असगर हैदर ने। तो ऐसी कोई मेरे हिसाब से एक कोई थोड़ी सी बैलेंस की ज़रूरत है, हर एक को थोड़ा सा मेंटेन करने की। अच्छा, फरोग नसीम साहब, स्मगलिंग और ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ भी आप लोगों ने ऑर्डिनेंस लेकर आए हैं, इसको नाफिज किया है, सख्त सज़ाएं इसमें रखी गई हैं। ये सिर्फ कोरोना पेंडेमिक को मद्देनज़र रखते हुए बनाया गया है? क्योंकि यहाँ अगर हम देखें तो ज़ख़ीरा अंदोज़ जो हैं, स्मगलर्स जो हैं, ये सारा साल 12 महीने ये लोग एक्टिव रहते हैं। तो आप नहीं समझते कि इस पर भी प्रॉपर लेजिस्लेशन की ज़रूरत है? पार्लियामेंट में मसले को जाना चाहिए और वहाँ से बाकायदा कानून साजी होनी चाहिए इस पर। ज़ाहिर है ऑर्डिनेंस 3 महीने बाद, 6 महीने बाद ख़त्म हो जाएगा, बार बार तो नहीं ऑर्डिनेंस ला सकते। ये कितना अहम मसला है जिस पर प्रॉपर लेजिस्लेशन होनी चाहिए। बिल्कुल आपने सही कहा, बिल्कुल होनी चाहिए। लेकिन जैसे हर चीज़ एक अपॉर्चुनिटी देती है, तो ये पेंडेमिक ने, कोरोना ने भी ये एक अपॉर्चुनिटी दी कि गवर्नमेंट ने इसको दोनों हाथों से टैकल किया। दरअसल ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी जो है ये सारा है प्रोविंशियल सब्जेक्ट, लेकिन पेंडेमिक की वजह से एक जजमेंट है 2018 का सुप्रीम कोर्ट का, वो ये कहता है कि अगर कोई इंटरनेशनल प्रोटोकॉल है, इंटरनेशनल कन्वेंशन है, उसके तहत अगर कोई कानून साजी है तो फिर वो एक फेडरल सब्जेक्ट हो जाता है। दरअसल ये पेंडेमिक जो है उसके लिए WHO ने गाइडलाइंस इंटरनेशनल दी हैं, इसको पेंडेमिक डिक्लेयर किया है, उसकी वजह से ये फेडरल सब्जेक्ट बन गया। उसके बिकॉज ऑफ विच ये फेडरेशन जो थी उसने फिर इसको मद्देनज़र रखते हुए ना सिर्फ ये अपने यहाँ नाफिज किया बल्कि तमाम दूसरे सूबों में भी नाफिज करवाया। और ये मेरी बिल्कुल इस्तदा होगी पार्लियामेंट से भी और मीडिया से भी कि हमारा साथ दे कि जैसे ये पेंडेमिक तो है, बिल्कुल है, अल्लाह की ज़ात हमारी इससे जान छुड़ाए इस पेंडेमिक से, लेकिन पेंडेमिक के बाद भी ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी और स्मगलिंग, स्पेशली जो अनडिक्लेयर्ड रूट से जो स्मगलिंग होती है वो एक्चुअली प्रॉब्लमेटिक है। अनडिक्लेयर्ड रूट से अफ़गानिस्तान है, ईरान है, डॉलर जो है वो बाहर जा रहा है, वीट बाहर जा रहा है, टमाटर बाहर जा रहे हैं, सब्जियां बाहर जा रही हैं, लाइफ स्टॉक जो है बड़ा स्मगल होता है पाकिस्तान के बाहर। तो ये जो ऑर्डिनेंस था उसने इसी चीज़ को हैंडल करने की कोशिश की और मेरे ख्याल में बड़ी सक्सेसफुली को प्रिस्क्राइब किया है और उसमें पूरी गवर्नमेंट जो है वो बिल्कुल इसमें फ़ाल है। सही। अच्छा फरोग साहब, ये 18वीं तरमीम की तब्दीली की जो बातें हर 6-8 महीने बाद हम सुनना शुरू करते हैं, हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऑपोजिशन इसको बहुत ज़्यादा अपोज करती है। शाह महमूद कुरैशी साहब ने इसकी क्लैरिफिकेशन भी दी, वो कहते हैं हम इसको सपोर्ट करते हैं लेकिन कुछ लेकुनाज हैं, कुछ मसाइल हैं जिन पर मिलकर बैठकर बातचीत होनी चाहिए। कौन सी ऐसी शिकें हैं जिसको हुकूमत आप लोग समझते हैं तब्दीली की ज़रूरत है और कैसे कन्विंस करेंगे आप पीपल्स पार्टी को? अच्छा, आपके सवाल से पहले मैं एक थोड़ी सी, अगर आप इजाज़त दें, एक चीज़ पेश करूं कि एक तो देखिए, अगर तो कोई 18वीं तरमीम के अंदर चेंज होना है तो नेचुरली लॉ मिनिस्ट्री से चेंज होना है। तो मेरी टेबल पे तो इस किस्म का 18वीं तरमीम को अमेंड करने का कोई मुसव्वदा नहीं है, कोई डिस्कशन नहीं है। PM ने आज की तारीख तक मुझे नहीं कहा कि जी इस पर कोई मुसव्वदा लेके आए। एक तो ये बात हो गई, लेकिन अब इससे थोड़ा सा हट के हम बात करते हैं। मुझे नहीं पता कि पीपल्स पार्टी जो है भाई हैं हमारे, अच्छे लोग हैं, वो भी सियासतदान हैं, वो क्यों 18वीं तरमीम के बारे में वो ख़ुद ये शोशा या फीलर
वो क्यों छेड़ते हैं, या हमारे यहाँ से कोई स्टेटमेंट जाता है उस पर ये रिएक्ट क्यों करते हैं। क्योंकि आप ये देखें ना कि 18वीं तरमीम तो वो कानून है जो कि भुट्टो साहब जो बानी थे पीपल्स पार्टी के इस 73 के कॉन्स्टिट्यूशन के, उन्होंने तो 18वीं तरमीम नहीं रखी थी, बल्कि ये 18वीं तरमीम का मतलब ही यही है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इर्तिका के प्रोसेस से, प्रोसीजर से गुजरना चाहिए। और 18वीं तरमीम है, इंशाल्लाह कभी ना कभी कोई 180वीं तरमीम भी हो सकती है कॉन्स्टिट्यूशन में, कोई उसमें कोई बुरी बात नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में अगर तरमीम कोई होगी तो उसके लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये किसी तरमीम के लिए किसी भी सूबे को या किसी भी ऑपोजिशन को या किसी पार्टी को ये कहना चाहिए कि अगर ये तरमीम होगी तो पता नहीं क्या हो जाएगा और हम सड़कों पर निकल आएंगे। और तो मेरे ख्याल में ये थोड़ा सा एटीट्यूड विद ड्यू रिस्पेक्ट मतलब पहले मैं एहतराम अपना पेश करूं अपने पीपल्स पार्टी के दोस्तों को, ये कि मुनासिब नहीं है। लेकिन एक और बात समझ में नहीं आती, खौफ किसका है? उन्हें पता है कि हुकूमत और हुकूमत के जो एलाइज हैं सेनेट में आप लोगों की मेजॉरिटी नहीं है, सबको पता है, लेकिन उसके बावजूद पीपल्स पार्टी का ऑपोजिशन का खौफ समझ में नहीं आता। मेरे ख्याल में खौफ थोड़ा सा इस तरह का है कि कोई कुछ ऐसा ना हो जाए कि पीपल्स पार्टी के अलावा कोई अगर कोई पार्टी हो वो पीटीआई को और उनके एलाइज को 18वीं तरमीम के अमेंडमेंट में सपोर्ट कर दे। लेकिन ये कोई प्रपोजल अभी है ही नहीं, तो पता नहीं इसका डिस्कशन क्यों है। लेकिन हैविंग सेड दैट, देखिए 18वीं तरमीम के आगे भी तरमीम है, इसका मतलब ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन को हर वक्त एक तरमीम के मरहले से गुजरना है। 18वीं तरमीम में कुछ चीज़ें अच्छी हैं, 18वीं तरमीम में कुछ चीज़ें अच्छी नहीं है। फॉर एग्जांपल अब एजुकेशन है, एजुकेशन पाकिस्तान भर में यूनिफॉर्म होनी चाहिए, उसकी पॉलिसी यूनिफॉर्म होनी चाहिए, उसकी इम्प्लीमेंटेशन यूनिफॉर्म होनी चाहिए। और ये एजुकेशन है, हेल्थ है, हेल्थ और एजुकेशन कम से कम दो ऐसे बड़े बड़े चीज़ें हैं जिनको मेरे ख्याल में, दिस इज़ माय ओपिनियन, हुकूमत की ओपिनियन नहीं है, मेरी पर्सनल ओपिनियन है, वो एक अक्रॉस द बोर्ड थ्रू आउट पाकिस्तान यूनिफॉर्म होना चाहिए। यानी अगर कोई पेंसिलिन का टीका जो है मैं कराची में लगा रहा हूँ या मैं इस्लामाबाद में या पंजाब में या कहीं और केपी में लगा रहा हूँ, तो वो उसके स्टैंडर्ड्स एक होने चाहिए, उसके अलग अलग स्टैंडर्ड्स नहीं होने चाहिए। तो ये यूनिफॉर्मिटी एजुकेशन में और हेल्थ में एक होनी चाहिए। सेकेंडली आप ये देखें कि देखें पाकिस्तान एक फेडरल स्ट्रक्चर भुट्टो साहब ने 73 के कॉन्स्टिट्यूशन में इसको परसीव किया था। पाकिस्तान को एज ए कन्फेडरेशन प्रपोज नहीं किया भुट्टो साहब ने। द फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भुट्टो साहब हैं, हफीज पीरजादा साहब हैं, जो पीपल्स पार्टी के लोग थे। तो उन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूशन को एक कन्फेडरेशन नहीं बनाया पाकिस्तान को, बल्कि एक फेडरेशन बनाया। तो हम इसको फेडरेशन की तरफ लेके जाए, कन्फेडरेशन की तरफ नहीं लेके जाए। तो 18वीं तरमीम में जो ये डिस्ट्रीब्यूशन है, फाइनेंसेस है, वो मेरे ख्याल में थोड़ा सा उस पे, और ये मिल बैठ के बात करने की है, कोई लड़ने की बात नहीं है। अगर आप नहीं एग्री करें, नहीं करना चाहिए, एग्रीमेंट के साथ इसको देखना चाहिए कि पाकिस्तान की फलाह किस में है। पाकिस्तान की फलाह एक फेडरल स्ट्रक्चर में है, पाकिस्तान की फलाह कन्फेडरल स्ट्रक्चर में नहीं है। अच्छा सही। अच्छा, ये सिंध हुकूमत कौमी मालियाती कमीशन की जो तश्कील हुई है, इसको क्यों गैर आइनी कह रहे हैं? इसको भी वो लोग रिजेक्ट कर रहे हैं। एतराज़ है जी एनएफसी के लिए अरकान का जो तकर्रुर है ये आइन से मुतसादिम है, नाकाबिल कबूल है। और फिर सबसे बढ़कर ये कि मुशीर ख़जाना जो है वो कौमी मालियाती कमीशन की सदारत नहीं कर सकते। अब इसमें आप ही बेहतर तौर पर कानूनी राय दे सकते हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं कि ये दुरुस्त बात नहीं है। हम इससे बिल्कुल लॉ मिनिस्ट्री एग्री नहीं करती, और इसके अंदर एक बाकायदा लॉ मिनिस्ट्री एक रीजनड ओपिनियन भी दे चुकी है कि किन सर्कमस्टांसेस में जो एडवाइज़र हैं उनको जो है चेयरमैन बनाया जा सकता है एनएफसी का, क्योंकि जो 160 की जो लैंग्वेज है वो उस तरह की नहीं है जिसको इंटरप्रेट किया जा रहा है। मेरे ख्याल में वो लॉ मिनिस्ट्री की जो ओपिनियन है, कोई उसको देखे और देख के उसमें कोई नुक्स निकाले, तब तो कोई बात है। अदरवाइज तो ये ऐसी हवा की बात है, क्योंकि उसके अंदर जो स्ट्रक्चर है 160 का, उसके अंदर जो एडवाइज़र हैं उनको उस मीटिंग के लिए बिल्कुल चेयर दी जा सकती है और उसमें कोई कदगन नहीं है। बिल्कुल सही। आखिरी सवाल फ़ारूक नसीम साहब, कोविड-19 एक आलमी वबा, पेंडेमिक,
इस बड़े मौके आएंगे लड़ने के, झगड़ने के, एक दूसरे पर तनकीद करने के। ये पिछले 3-4 दिन से जो सेशंस में हो रहा है पार्लियामेंट में, ये क्यों इस मौके पर भी हमारे सियासतदानों में हुकूमत और अपोजिशन में कंसेंसस नहीं हो सकता? अपोजिशन हुकूमत पर, हुकूमत अपोजिशन पर, सिवाय तनकीद के इन सेशंस में कुछ नज़र नहीं आया, क्यों? देखिए, मैं आपको इसका जल्दी से जवाब देता हूं, क्योंकि कोविड-19 का जो इलाज है, कोविड-19 की जो रिस्पांस है, वो कोई मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी रिस्पांस या इलाज है जो कि अभी तक तय हो सकता है। क्योंकि अगर आप लॉकडाउन करते हैं तो इकॉनमी जो है, इकॉनमी से लोग भूखे मर जाते हैं, और अगर आप लॉकडाउन खोल देते हैं तो कोविड-19 हो जाता है। और रोज़ के रोज़ आपको इसको बैलेंस करना है, रोज़ के रोज़ इम्प्रोवाइज़ करना है। ये फॉर ऑल टाइम्स टू कम आप ये स्ट्रेटजी नहीं दे सकते। और जिस तरह पार्लियामेंट में सियासतदान आपस में इस चीज़ में उलझ रहे हैं, मैं आपको अगर बताऊं, आप बुरा नहीं मानिएगा, मीडिया के लोग भी आपस में डिफरेंट बातें कर रहे हैं। हर आदमी का अपना माइंड है। इसी तरह लॉयर्स भी इस पे डिफरेंट बातें कर रहे हैं। जो सोसाइटी है, क्योंकि हर आदमी, हमारे मौलवी हजरात पे भी इस पे डिवाइडेड है, तो क्योंकि ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसके बारे में ये कहा जा सकता हो फॉर ऑल टाइम्स टू कम कि नहीं सही चीज़ ये है, तो इसलिए हर आदमी का इसमें डिस्प्यूट है और ये डिस्प्यूट इसी तरह रहेगा। और पॉलिटिशियंस भी क्योंकि माशरे का हिस्सा है, तो क्योंकि माशरे में डिस्प्यूट है इसलिए पॉलिटिशियंस में भी डिस्प्यूट है। लेकिन पॉलिटिशियंस में अगर डिस्प्यूट होगा, उन्होंने अगर जो फैसले करने हैं, ज़ाहिर है हम पे तो वही इम्पोज होने हैं ना, वहाँ पे वही इम्पोज होने हैं। इसलिए पॉलिटिशियन में इत्तफाक राय सबसे पहले होना चाहिए और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। वो इसलिए नहीं हो सकता कि क्योंकि इसका सही या गलत आंसर नहीं है। सही। बहुत बहुत शुक्रिया वफाकी वज़ीर कानून बैरिस्टर फ़ारूक नसीम साहब मेरे साथ थे। शुक्रिया आपका। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। नाज़रीन, लॉकडाउन में नरमी के बाद पंजाब भर में कोरोना केसेस की तादाद में, अमवात में एक रिकॉर्ड इजाफा देखने में आया। महकमा सेहत पंजाब के मुताबिक रमज़ान के पहले 18 दिनों में वबा के केसेस और अमवात की तादाद में 3 गुना इजाफा हुआ है। रमज़ान से पहले 42 रोज़ में 4,851 केसेस सामने आए थे और 68 अफराद जाँ बहक हुए थे, जबकि रमज़ान के 18 रोज़ में 7,017 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं और जबकि 143 अफराद जो हैं इनकी अमवात रिकॉर्ड हुई हैं। पंजाब में नए केसेस के इजाफे के बाद मजमूई तादाद जो है 13,500 से ज़ायद हो गई है, जबकि वबा से होने वाली अमवात की मजमूई जो तादाद है ये 223 तक अब पहुँच गई। लेकिन इसके साथ साथ तकरीबन 5,000 अफराद सेहतियाब भी हुए हैं, जो कि अच्छी बात है। लॉकडाउन में नरमी का आवाम ने नाजायज़ फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया और हुकूमत की जानिब से जो दिए गए बनाए गए SOPs थे, इस पर अब चौथे रोज़ भी जो है ना अमल दरामद होते हुए नहीं देखा गया, जिसके बाद हुकूमत ने शाला मार्केट में 45 जबकि चुंगी अमर सिद्धू में 7 दुकानों को सील भी कर दिया, जबकि यौम अली के सिलसिले में अंदरूने लाहौर की तमाम मार्केट्स को सील कर दिया गया है। हर किस्म के जुलूस और एतकाफ़ पर पाबंदी लगा दी गई है। ये भी कहा गया है कि कल से 3 दिन के लिए सख्त लॉकडाउन किया जाएगा और किसी को किसी किस्म की रियायत नहीं दी जाएगी। आलमी दायरा सेहत ने भी ये खदशा जाहिर किया है कि हो सकता है कि कोरोना वायरस की वबा शायद कभी ख़त्म ना हो सके और दुनिया भर के जो लोग हैं उनको इस वबा के साथ ही ज़िंदगी गुजारने का जो तरीका है ये सीखना पड़े। क्या वाकई अब दुनिया को अपना जो रहन सहन है वो इसके मुताबिक लेकर जो है ना वो चलना होगा, बदलना होगा। मैं बात करूंगी, मुझे ज्वाइन किया है सूबाई वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर साहिबा, जब से लॉकडाउन नर्म हुआ है हमने देखा है कि तनकीद तो डॉक्टर्स पहले भी कर रहे थे, अब भी कर रहे हैं। वो पहले ही कह रहे थे आप लॉकडाउन में नरमी ना करें, केसेस बढ़ जाएंगे और संभालना मुश्किल हो जाएगा। आप कुछ हमें एग्जैक्ट नंबर्स बता सकती हैं कि लॉकडाउन में नरमी के बाद किस हद तक इजाफा हुआ है और नरमी से पहले क्या कमी हो रही थी केसेस में?
मेरा ख्याल है शाजिया सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कमी तो शायद कभी भी नहीं आई। मुसलसल केसेस बढ़ ही रहे थे, लेकिन उनकी बढ़ने की तादाद जो थी वो कंपैरेटिवली थोड़ी थोड़ी बढ़ रही थी। जहाँ तक इस वक्त एकदम लगा कि बहुत बड़ी तादाद बढ़ी है, वो शायद एक ये भी बहुत बड़ी वजह है कि हमने टेस्टों के नंबर जो हैं वो बहुत बढ़ा दिए हैं। अब जैसे आज के दिन में 5365 टेस्ट हुए, तो ये एक बहुत बड़ी तादाद है टेस्टों की, तो नेचुरली उसमें परसेंटेज जो है वो भी मरीजों की ज़्यादा है। इस वक्त टोटल जो हमारे पास पंजाब में केसेस हैं वो 13,561 हैं। इसमें 223 लोग जान की बाजी हार गए हैं। इनमें से रिकवर 4,636 लोगों ने किया है। क्रिटिकल हमारे पास इस वक्त 37 पेशेंट हैं, और जो टोटल टेस्ट हो चुके हैं पंजाब के अंदर, पंजाब के टोटल डेथ नंबर्स क्या हैं ओवरऑल? 223। अच्छा। अगर हम फर्टिलिटी रेट देखें तो पंजाब स्टिल हैज अ फर्टिलिटी रेट ऑफ 2.1, which is comparatively the lowest at the moment still in Pakistan. अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला खैर रखे और रहम करे अपना, और खुदा करे कि हम आहिस्ता आहिस्ता इस वबा से निकलें। लेकिन लाहौर के केसेस डेफिनेटली बहुत बढ़ गए हैं, 5,825 हो गए। बाकी जैसे रावलपिंडी में 700 हैं, गुजरात में भी 700 हैं, गुजरांवाला में 700 हैं, गुजरात में 565 हैं। इसी तरीके से टेस्ट जो हैं ज़्यादातर आपको इसी GT रोड के सिलसिले में ज़्यादा नज़र आएंगे। तो मेरा ख्याल है लोगों को इस बात का अफसोस से कहना पड़ता है कि लाहौर में लोगों को इस बात का एहसास होना चाहिए कि वबा जो है वो बहुत ज़्यादा फैल रही है, और आप लोगों को हिफाजती तदाबीरें सारी इख्तियार करनी चाहिए, मास्क पहनने चाहिए, घर से निकलने की ज़रूरत नहीं। अब कल 3 दिन के लिए सेफ डे करके लॉकडाउन है मुकम्मल 3 दिन के लिए। अब लोग एफर्ट करेंगे निकलने के लिए घर से, भाई बगैर वजह के आप क्यों घर से बाहर निकल रही? सही, लेकिन डॉक्टर साहब आप देखें आखिरी रश शुरू हो रहा है, आप देखेंगे बाजारों में मजीद ये रश बढ़ता जाएगा, और अगर ऐसे ही रहा, लोगों ने SOPs पर अमल नहीं किया, तो आप क्या समझते हैं किस हद तक सिचुएशन जो है ना वो खतरनाक हो सकती है, और क्या फिर हुकूमत को वाकई अपना जो ये मार्केट्स खोलने का फैसला इसको वापस लेना पड़ सकता है? भले ईद आ रही है, भले लोगों ने बाहर निकलना है, लेकिन क्या हुकूमत इस फैसले को वापस ले सकती है? जी मेरा ख्याल है ये बात तो अब लोगों को पता होना चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी ये कहा है कि अगर आप SOPs नहीं फॉलो करेंगे तो हमें वी हैव टू रीथिंक व्हाट शुड वी डू अबाउट यू। और ये जो 3 दिन की ब्रेक है ना, अभी इसमें लोगों को एहसास करना चाहिए कि भाई आप सिर्फ ज़रूरी चीज़ जो है वो लें। इस वक्त कौन सी ऐसी खुशी का समा है कि हम सब ने ईद के कपड़े बनाने हैं, बजाय ईद के कपड़े बनाने के आप सोचें कि आपके हमसाए में कोई भूखा तो नहीं रह गया, किसी को खाना दे दें, किसी के लिए बेहतर करें। अल्लाह ताला उस बात से बहुत ज़्यादा खुश होगा बनिस्बत ये कि मैं नए कपड़े बना लूँ और मैं नई चीज़ें ले लूँ। तो मेरा ख्याल है इन चीज़ों की तरफ हमें बतौर कौम भी देखना चाहिए कि हम ये रमज़ान का महीना है, हम कितनी नेकियां कर सकते हैं, लोगों के साथ कितने भले का काम कर सकते हैं। वबा की वजह से कितने लोग बेरोजगार हुए हुए हैं, हमें उनका ख्याल करना चाहिए, बजाय ये कि हम भागें दौड़ें और वो जाके जी सेल लगी हुई है लौने खरीदें। मैं तो इन चीज़ों से ज़रा, मेरा तो ख्याल है कि अल्लाह ताला से हमें सबको माफ़ी मांगनी चाहिए, तौबा करनी चाहिए, और कोशिश करनी चाहिए कि हम, वो वाली बात है ना कि रकम जो है बजाय इन चीज़ों पर ज़ाया करने के हम बेहतर है। डॉक्टर साहब, पंजाब हुकूमत ने जो होम आइसोलेशन की मशरूत एक परमिशन दी है, इजाज़त दी है, इसके SOPs क्या हैं? कैसे लोग इसको फॉलो करेंगे? आप लोगों को कैसे पता चलेगा कौन SOPs पर अमल कर रहा है, नहीं कर रहा? कैसे मॉनिटर करना? बड़ा मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए इसको मॉनिटर करना। कैसे घर घर जाके कैसे पता चलेगा कौन इसको फॉलो कर रहा है या नहीं? देखिए, सबसे पहली बात तो जो लोग हमारे पास ऑलरेडी हमारे सेंटर्स में हैं, उनको हमने फॉर्म्स दिए कि आप ये फॉर्म फिल करें, ताकि हमें पता चले कि आपके घर के अंदर कितनी जगह है, आया आपके पास अलहदा कमरा होगा, अलहदा गुसलखाना होगा, कैन यू अफोर्ड दिस के आप अलहदा कमरे में रहें और आपका ख़ानदान जो है वो अलहदा आपसे रहे, आप अपने आप को आइसोलेट कर सकेंगे। और उसमें बाकायदा बताया हुआ है कि सिर्फ एक बंदे को आपको खाना भी देना चाहिए, और वो भी कोशिश करें कि वो आपके कमरे में ना आए, खाना रख दिया जाए। ये सारी चीज़ें बताई हुई हैं। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब वो फॉर्म फिल कर लेंगे तो उनके घरों का जाके बाकायदा इंस्पेक्शन होगी कि आया ये बंदा अपने आप को घर में आइसोलेट कर सकता है या नहीं कर सकता।
अच्छा। लोग इसको सख्ती समझ रहे हैं, ये सख्ती की बात नहीं है। बात यह है कि अगर एक घर के अंदर वैसे ही 10 फर्द रह रहे हैं तो फिर तो जाती है ना कि हम उसको अस्पताल से निकाल के उसके घर के अंदर छोड़ दें, वो तो सारे लोगों को एक्सपोज कर देगा। जिनके घरों में जगह है बात ज़रूर हम कहेंगे और फिर फॉलो अप करने के लिए वी आर गोइंग टू फॉलो देम अप ऑन टेलीफोन्स, फिर हमारी विजिट भी होगा और फिर कोशिश करेंगे कि भाई जल्द से जल्द उनकी टेस्ट होके। अच्छा डॉक्टर साहब, बड़ी शिकायत आ रही है, मुझसे भी कुछ लोगों ने अपने एक्सपीरियंस जो है ना वो शेयर किए। जब कोई अपना कोरोना का टेस्ट करवाता है, ज़ाहिर है किसी ने एक जगह से करवाया तो अपना शक व शुबात निकालने के लिए उसने दूसरी जगह से भी करवा लिया। अब एक जगह से पॉजिटिव आता है, दूसरी जगह से नेगेटिव आता है, लोगों में कन्फ्यूजन फैल जाती है कि किसका रिजल्ट जो है वो ठीक है, किसका गलत है। तो ये क्या किट्स जो हैं वो चेकिंग की जो है टेस्टिंग किट्स हैं उनमें ख़राबी है, या जो टेस्ट कर रहे हैं उनको नहीं पता कैसे टेस्ट करना है? क्या मसला हो रहा है लोगों के? देखिए विशाल जी, अगर आज मैंने पॉजिटिव मेरे निकल आया है तो चांसेस ये हैं कि शायद मैं बिल्कुल अपने उस पीरियड के एंड पे पहुंची थी और आज पॉजिटिव निकली हूँ, और ये भी चांसेस है कि कल मैं नेगेटिव निकल आऊँ। अच्छा। जब आप एक दिन के अंदर एक ही वक्त में टेस्ट करवा लें और एक पॉजिटिव आ जाए तो नेगेटिव आ जाता है, तो मैं आपको ये बात बताऊं कि जो किट्स हैं ना, इनकी स्पेसिफिसिटी है 70%। 30% इसके अंदर फॉल्स नेगेटिव और फॉल्स पॉजिटिव टेस्ट आते हैं। फॉल्स नेगेटिव कंपैरेटिवली ज्यादा होते हैं। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हमें 100% पता चले जाए तो वो तो फिर ब्रोंकियल लवाज हो और फिर सीटी स्कैन्स वगैरह, उसके द ओनली वे ये जो किट्स हैं ये पूरी दुनिया में इसी तरह की स्पेसिफिसिटी देती है। और क्योंकि मैनुअल एक्सट्रैक्शन करनी पड़ती है RNA वगैरह की, तो मैनी एट टाइम्स जो ह्यूमन एरर जो है वो भी बीच में आ जाता है। लेकिन मकसद ये है कि ये इतना बड़ा नंबर नहीं है, वो 1-2 के साथ होता है, फिर वो एक से दूसरे पर पहुंचती है, दूसरे से तीसरे तक, तो वो लगता है शायद सारे टेस्ट इस तरह के हो रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। हम इसको स्टैंडर्डाइज करने की कोशिश करते हैं। जैसे चुगताई लैब जो है प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा है, तब हम चुगताई लैब के हर 10वां-15वां केस जो है उसको दोबारा टेस्ट करते हैं अपने पास भी देखने के लिए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये हर्ड इम्यूनिटी क्या है? ये जो हर्ड इम्यूनिटी की बात हो रही है, जिसके बारे में कुछ डॉक्टर्स ने जो बात की कि इसका मतलब ये है कि किसी भी मुल्क की आबादी के बड़े हिस्से में वायरस के खिलाफ अगर मजामत करनी है, इसको पैदा करना है, तो उसे मुतासिर होने दिया जाए। मतलब ये कि लोगों को भीड़ में छोड़ दिया जाए, लोगों को इजाजत दे दी जाए कि मजमा लगाएं और जाएं, जमा हो, जिससे सेहतयाब होने के बाद उनकी इस बीमारी के खिलाफ जो मदाफती एंटीबॉडीज हैं बन जाती हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी जानते हैं कि कोई भी हुकूमत खुलकर किसी ऐसी पॉलिसी की जो है ना वो हिमायत नहीं करती है। इसके ज़ाहिर है जो नताइज होते हैं वो बड़े डेंजरस होते हैं। तो क्या ये इंटेंशनली कॉन्शियसली ये हुकूमत इस तरह कर रही है, जिस तरीके से इतना लॉकडाउन नर्म कर दिया गया कि हर जगह मजमे लग रहे हैं, बाजारों में रश हो रहा है, इंटेंशनली ये किया गया है कि इसको हम टेस्ट कर सकें इस थ्योरी को? नहीं, मेरा ख्याल है शाजियत, वैसे तो हर्ड इम्यूनिटी आपने बिल्कुल ठीक तरह डिफाइन की है। 70% अगर पॉपुलेशन इन्फेक्ट हो जाए तो फिर नेचुरली दे बिकम रेजिस्टेंट टू इट एंड देयर इज वेरी लिटिल चांस कि बाकी 30% जो है वो फिर फैलाएगी। दैट इज नोन एज हर्ड इम्यूनिटी। उसमें ये है नेचुरली आपकी, अगर आप इस वायरस के खिलाफ आप रेजिस्टेंस डेवलप कर लेते हैं सो यू विल नॉट गेट इन्फेक्टेड अगेन। लेकिन मैं आपको ये बताती चलूँ, जो बिल्कुल कोई ऐसी इंटेंशन, अगर ऐसी खुदा न खास्ता इंटेंशन होती तो जो इतने बड़े बड़े सेंटर्स और फिर हमारी आइसोलेशन पॉलिसी और जो हम टेस्ट कर रहे हैं, फिर तो हमें टेस्ट करने की जरूरत ही ना होती ना। फिर हम कहते हैं भाई ठीक है, आप इन्फेक्शन होगी ठीक हो जाएंगे, जो नहीं ठीक होंगे हमारे पास अस्पताल आ जाए। वी आर नॉट डूइंग दैट। हम सैम्पलिंग्स कर रहे हैं, हम अपना बाकायदा रैंडम सैम्पलिंग्स करके एरियाज असाइन करते हैं, कॉन्टैक्ट्स ढूंढते हैं, फैमिलीज की सैम्पलिंग करते हैं। सो वी आर डूइंग आवर लेवल बेस्ट टू कैच एज नंबर ऑफ केसेज एज पॉसिबल, ताकि उनको आइसोलेट किया जाए और बाकी खानदान को उससे बचाया जाए। हमारी तो पूरी कोशिश है। इतनी बड़ी आपकी आबादी हुआ फिर, और डिसिप्लिन का आपको पता हाल ये है कि हम टेस्ट करवाने को भी नहीं तैयार होते। बिल्कुल सही। यानी अगर पता चल जाए कि वाकई कोई तबीयत खराब है तो टेस्ट इसलिए नहीं करवाना कि मोहल्ले वाले क्या कहेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। सूबाई वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा मेरे साथ थी। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। नाज़रीन, भारत की जानिब से मकबूजा कश्मीर की कानूनी हैसियत तब्दील करने, लॉकडाउन और फिर कश्मीरियों पर इंसानियत सोज मजालिम की इंतहा पर
वफाकी हुकूमत ने अगस्त 2019 में भारत से जो तिजारती ताल्लुकात थे इनको मुनक़ते करते हुए तमाम अशिया की दरामद पर पाबंदी लगा दी थी। फिर फार्मास्यूटिकल सनत के मालिकान ने शहर इक़्तिदार का रुख किया और एक लॉबिंग की और भारत से जान बचाने वाली अद्वियात की दरामद पर पाबंदी जो थी इसको हटवाया। काबीना ने फैसले में वाज़े लिखा कि भारत से सिर्फ जान बचाने वाली अद्वियात को ही दरामद किया जा सकेगा। इस मरहले पर नोटिफिकेशन वजारत तिजारत ने जारी करना था। फिर 2 सितंबर 2019 में नोटिफिकेशन जारी होते ही फार्मास्यूटिकल मालिकान ने मल्टी वाइटामिन समेत मुख्तलिफ 429 अद्वियात का खाम माल, 58 इकसाम के इंजेक्शंस, गोलियां, सीरप और 12 इकसाम की वैक्सीन भी धड़ाधड़ उन्होंने दरामद करते हुए अरबों रुपए जो है ना वो भारत मुंतकिल किए। भारत से वो तमाम अद्वियात भी दरामद की गई जिनका शुमार जान बचाने वाली अद्वियात में नहीं होता और जो पाकिस्तान में तैयार भी की जाती हैं। ये सिलसिला मार्च 2020 तक जारी रहा। जब वज़ीर आज़म को इस वारदात की भिनक पड़ी तो वज़ीर आज़म के मुशीर बराए एहतसाब शहजाद अकबर ने इंक्वायरी जो इस पर शुरू की और अब इंक्वायरी तकरीबन मुकम्मल कर ली है। इंक्वायरी के दौरान ये इंकशाफ हुआ कि 62 शख्सियात ने वजारत तिजारत के सितंबर 2019 को जारी करदा नोटिफिकेशन में वफाकी काबीना के फैसले के मुताबिक लाइफ सेविंग ड्रग्स को शामिल ही नहीं होने दिया। नोटिफिकेशन में हर किस्म की अद्वियात दरामद करने की इजाज़त दे दी गई थी। अब वजारत सेहत ने जिम्मेदारी जो है ये वजारत तिजारत पर डाल दी है। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए एहतसाब शहजाद अकबर की इंक्वायरी रिपोर्ट जो है वो आइंदा हफ्ते वफाकी काबीना के इजलास में पेश करेंगे। वफाकी काबीना जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करने का इसमें ज़ाहिर फैसला किया जाएगा। मज़ीद डिटेल पर मैं बात करूँगी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सुहेल भट्टी। सुहेल भट्टी, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि वफाकी काबीना का जो फैसला था कि लाइफ सेविंग ड्रग्स जो है सिर्फ वही वहाँ से दरामद की जा सकती हैं, तो फार्मास्यूटिकल मालिकान ने क्या उन सेविंग ड्रग्स को सिरे से शामिल ही नहीं होने दिया गया और उन अद्वियात को मंगवा लिया जिनकी इजाज़त ही नहीं दी गई थी? शाजी देखिए, बड़ा एक संगीन मामला है और जिसकी सरकारी दस्तावेज़ भी अभी हमें मसूल हुई हैं और नाइट एडिशन ने ही इस खबर को ब्रेक किया था 16 मार्च को और उसके बाद मरहलावार जितने इसके ऊपर स्टेप्स आए तो हमने इसको ब्रेक किया और तफसीलात से अपने नाज़रीन को आगाह करते रहे। अल्टीमेटली प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इस मामले की इंक्वायरी का हुक्म दिया था और ये इंक्वायरी शहजाद अकबर साहब की जाने से तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है। बड़े होशरुबा इंकशाफ हुए हैं कि किस तरीके के साथ वफाकी काबीना और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के फैसले की रूगर्दानी की गई। मामला यह है कि भारत जो इंसानियत सोज मजालिम का सिलसिला जारी रखे हुए है मकबूजा कश्मीर में, बिलखुसूस अगस्त 2019 से, उसके बाद लॉकडाउन हुआ, कश्मीरियों के ऊपर ज़िंदगी का दायरा तंग किया गया, भारत के अंदर भी मुसलमानों के ऊपर ज़िंदगी का दायरा तंग किया गया और लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर भी आए रोज़ भारत उसकी खिलाफ वर्जी करता है। पाक फ़ौज के जवान अपनी जानों को नजराना पेश कर रहे हैं, सिविलियन आबादी को निशाना बनाया जा रहा है। ऐसे मौके के ऊपर कुछ मफाद परस्त अनासिर ने वफाकी काबीना के फैसले के बरक्स उस नोटिफिकेशन के अंदर जो कि वजारत तिजारत ने एक्सपोर्ट पॉलिसी आर्डर 2016 में तरमीम करते हुए जारी किया था 2 सितंबर 2019 को, जिसकी वजह से लाइफ सेविंग ड्रग्स की बजाय दीगर अद्वियात भारत से इंपोर्ट की गई, अरबों रुपए मालियत की। ये वो अद्वियात हैं जिनकी तादाद हमने सरकारी दस्तावेज़ की रोशनी में बताई है और हमारे नाजरीन पहली मरतबा उन अद्वियात की तफसीलात की तमाम मुकम्मल दस्तावेज नाइट एडिशन के इस प्रोग्राम में देख सकते हैं। लेकिन सिर्फ यही नहीं बल्कि इतलात ये भी आ रही हैं कि भारत से और भी बहुत सी ऐसी अद्वियात मंगवाई गई हैं जो ड्रैब में रजिस्टर्ड नहीं है। उस पे आगे बात करते हैं। सबसे पहले तो इंक्वायरी का स्टेटस है। सुहेल भट्टी, ये बताएं कि मसला इसका मतलब ये हुआ कि नोटिफिकेशन में आया जो यकीनन ब्यूरोक्रेसी की जानिब से जो है ना वो जारी किया गया, क्या किसी हुकूमती शख्सियत की नज़र से वो नोटिफिकेशन नहीं गुजरा? किसी ने चेक नहीं किया कि कौन कौन सी अद्वियात की हमने इजाज़त दी थी और कौन कौन सी अद्वियात इसमें शामिल कर ली गई? किसी ने चेक नहीं किया उस नोटिफिकेशन को? शाजी ऐसा कैसे हो सकता है? इंतहाई हसास मामला था। हाँ। और ये तो बिलखुसूस वज़ीर-ए-आज़म के मामले खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब, उनकी पूरी वजारत और उसके बाद बिलखुसूस वजारत तिजारत की ये बुनियादी जिम्मेदारी थी, जहाँ पर वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए तिजारत रज़ाक दाऊद साहब मौजूद थे कि उनकी वजारत किस टाइप का नोटिफिकेशन जारी कर रही है, जिस बात की वफाकी काबीना ने इजाज़त नहीं दी। हमने तमाम दस्तावेज हासिल किए हैं। लाइफ सेविंग ड्रग की बजाय इस नोटिफिकेशन के अंदर वर्ड थेरेपेटिक मेंशन कर दिया गया कि कोई भी इलाज मुआवजे की अद्वियात मुख्तलिफ कंपनियां भारत से इंपोर्ट कर सकती हैं। बुनियादी तौर के ऊपर कराची की कुछ 62 ये कंपनियां हैं, 62 लोग हैं जिन्होंने सारे इस गेम के अंदर अपना रोल प्ले किया। पहले वफाकी काबीना से जान बचाने वाली अद्वियात की आड़ के अंदर मंजूरी हासिल की और फिर एक गलत नोटिफिकेशन करवाया।
तहकीकात तो अब हो रही हैं और अल्टीमेटली उन तमाम किरदारों तक पहुंचा जाएगा जिन्होंने कौम के साथ और उसके साथ वफाकी हुकूमत का जो अज़्म था उसके साथ उन्होंने खिलवाड़ करने की कोशिश की। लेकिन इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट ये है कि वो कौन सी कंपनियां थी जिनका असर था वजारत तिजारत के ऊपर, और वजारत तिजारत की बुनियादी जिम्मेदारी थी। अगर वहां पर गलती हुई थी तो वजारत सेहत की बुनियादी जिम्मेदारी थी कि कॉरिजेंडम फौरी तौर के ऊपर इशू करवाया जाता कि ये वर्ड यूज नहीं किया जा सकता। थेरेपेटिक वर्ड यूज करके आपने तमाम तरह अद्वियात इंपोर्ट करने की राह हमवार कर दी। सिर्फ यही नहीं, आप ये सुनकर हैरान होंगी, निजी कंपनियों को इतने बड़े लेवल के ऊपर फैसिलिटेशन कर दी गई, जो हमारे पास सारी दस्तावेज है जिसमें इंजेक्शन है, टैबलेट है, सिरप है और कुछ ऐसी अद्वियात भी हैं जिनके नाम आइंदा वफाकी काबीना के सामने पेश किए जाएंगे तो अरकान सर पकड़ कर बैठ जाएंगे। जब ये सारा काम हो रहा था, डॉक्टर जफर मिर्जा 12 प्रोग्राम्स में आके इस पर लाताल्लुकी का इजहार कर रहे हैं, जो बिल्कुल अजीब सी बात लगती है। कैसे हो सकता है कि जिस डिपार्टमेंट से बिल्कुल ये उनका काम है उनको कैसे नहीं पता चल सकता इस नोटिफिकेशन का? शाज़िया बिल्कुल वो इससे लातल्की का इजहार किसी सूरत नहीं कर सकते, और उसके बाद बड़ी कलीदी और बुनियादी जिम्मेदारी थी मुशीर तिजारत रज़ाक दाऊद साहब की। ये बहुत हसास मामला था। आप इस बात का अंदाज़ा इस हकीकत से लगा लीजिए कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने, पंजाब की हुकूमत ने 2 अलग अलग समरियाँ वफाकी काबीना को अरसाल की, जिनकी तफसीलात हमने नाज़रीन को बताई थी कि डेंगू की सीज़न आने वाला है, हमें भारत से 1 टाइम परमिशन दी जाए कि डेंगू से बचाव की अद्वियात इंपोर्ट कर लें। लेकिन दोनों सूबाई हुकूमतों को वफाकी हुकूमत ने उसी मकबूजा कश्मीर वाले मसले के ऊपर जो स्टैंड लिया हुआ है उस बुनियाद के ऊपर इजाजत नहीं दी थी। उसके बाद कराची के अंदर एक गैर मुल्की कंपनी का प्लांट है जो कि पैराजाइलिन टेरापैथिलिक एसिड केमिकल तैयार करती है, जो कि जिससे पाकिस्तान को करोड़ों रुपए का टैक्स भी वसूल होता है। उन्होंने 1 टाइम परमिशन मांगी, काबीना ने इजाजत नहीं दी। लेकिन यहां पर कुछ बासर तगड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनियों के मालिकान ने ना सिर्फ ये परमिशन हासिल की, उसको मिसयूज किया, गलत नोटिफिकेशन किया और अरबों रुपए की मालियत की अद्वियात इंपोर्ट कर ली। और आजकल अगेन लॉबिंग हो रही है कि अगर खुदा न खास्ता हुकूमत ने भारत से इन अद्वियात की बरामद के ऊपर पाबंदी लगाई तो पाकिस्तान में अद्वियात की किल्लत हो जाएगी। भारत वो अद्वियात तैयार करता है जो दुनिया का कोई मुल्क तैयार नहीं करता, चीन भी तैयार नहीं करता। ये दोबारा से इस किस्म की प्रोपेगेंडा शुरू हो रहा है जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। देखना होगा कि आइंदा हफ्ते आइंदा हफ्ते जो रिपोर्ट पेश की जाएगी इस पर रिजल्ट क्या निकलेगा, कार्रवाई होगी आया उन लोगों के खिलाफ जो इसके जिम्मेदार हैं या नहीं, ये सबसे बड़ा सवालिया निशान है। देखिए शाज़िया, जो दस्तावेज हैं ये बिल्कुल वाज़ेह हैं। ये इतना संगीन मामला है और हसास मामला है कि किस तरीके के साथ पाकिस्तानी कौम और हुकूमत के जज्बात के साथ कुछ लोगों ने खेलने की कोशिश की। वो लोग माली तौर पर, यकीनी तौर पर बहुत मजबूत हो सकते हैं, लेकिन इस कौम के जज्बे से ज़्यादा वो मजबूत नहीं हो सकते। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को से कौम पर उम्मीद है कि मेरिट के ऊपर इंक्वायरी हुई है। शहजाद अकबर साहब जिनका इंक्वायरी के हवाले से बड़ा अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है, वो उन तमाम किरदारों को न सिर्फ बेनकाब करेंगे बल्कि एडहॉकिज्म के शिकार जो अदारे हैं, वजारतें हैं, उनके अंदर इस मामले की इस्लाह की जाएगी कि आने वाले दिनों में ऐसा दोबारा स्कैंडल फार्मास्यूटिकल कंपनी को। आखिरी सवाल, वजारत तिजारत का इस पर कोई मौक़िफ़? वजारत तिजारत इस वक्त खामोश है। शहजाद अकबर साहब को उनकी टीम ने कन्विंस करने की कोशिश की है, लेकिन मेरे ज़राए का ये कहना है कि शहजाद अकबर साहब उनके इस मौक़िफ़ के ऊपर कन्विंस नहीं है। हतमी फैसला उन्होंने रिपोर्ट की रिकमेंडेशन के साथ प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के सामने रखना है। फैसला फिर ही होगा जब वफाकी काबीना उनकी इंक्वायरी रिपोर्ट की सिफारिशात की रोशनी में कोई आइंदा कलाह अमल या आइंदा का अमली कदम उठाने का फैसला करेगी। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन हमारे आज के प्रोग्राम का एडिटोरियल। नाज़रीन, मकबूजा कश्मीर और भारत में मुसलमानों पर मज़ालिम जारी हैं। दुनिया भर की तरह मकबूजा कश्मीर में कोरोना वायरस के केसेस में बदतदरीज इजाफा हो रहा है, जबकि काबिज़ फ़ौज के हमले भी दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। कल शिद्दत पसंद भारतीय फ़ौज ने ज़िला बडगाम में एक शहरी को गोली मारकर शहीद कर दिया, और इस तरह ज़िले के नारबल इलाके में भारतीय फ़ौज ने एक गाड़ी पर फायरिंग भी की। जबकि इसके अलावा भारतीय फ़ौज जो है मुख्तलिफ इलाकों में का उन्होंने मुहासरा किया हुआ है, घर घर तलाशी ली जा रही है, नहते शहरियों को लूटा जा रहा है, घरों दुकानों में लूट मार की जा रही है। जबकि भारत में भी मुसलमानों के खिलाफ ऐसे ही जुल्मों से तम किया जा रहा है। पाकिस्तान आलमी सतह पर कश्मीरी आवाम की आवाज़ बन रहा है। आलमी दुनिया को भी इस जुल्मों से तम का इदराक है, लेकिन फिर भी मोदी का जुल्म और सितम ख़त्म नहीं हो पा रहा है। एक तरफ पूरी दुनिया में कोरोना का जो है ना, पूरी दुनिया कोरोना के जुल्म का शिकार है, तो दूसरी तरफ जो मुसलमान हैं वो मोदी के जुल्म का शिकार हैं। अगर इस वबा में भी
मोदी में इंसानियत नहीं जाग रही, मोदी इस दुनिया के हालात को नहीं समझ पा रहा, तो शायद कभी भी नहीं समझ पाएगा। ताकत के नशे में मोदी शायद ये भूल गया है कि ये दुनिया आर्जी है, इसका इक़्तिदार भी आर्जी है। अब और इक़्तिदार और ज़ात सिर्फ अल्लाह की बाकी रहेगी, और बेशक वो बेहतरीन इंसाफ करने वाला है। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम के लिए फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मेरी आपसे मुलाकात होगी पीर वाले दिन। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।